खैर दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोहरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम चैनल के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं कि हम टॉक शोज की श्रृंखला आयोजित कर रहे हैं, विद्वानों को आमंत्रित करते हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स को आमंत्रित करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने देश की सेवा की है लंबे समय तक। हम स्वागत करेंगे मेजर जनरल संजय अग्रवाल जी का। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। जनरल साहब ने आर्मी के अंदर बहुत लंबी सेवा की है, विभिन्न उच्च पदों पर कार्य किया है। क्या कहते हैं, उच्च लेवल की जिम्मेदारियां संभाली हैं और कहीं ना कहीं भारत की जो रक्षा प्रणालियां हैं उसके बारे में उनके पास गहन और सूक्ष्म जानकारी है। आज भारत की आंतरिक सुरक्षा और उस पर आते हुए खतरों के बारे में बात करेंगे और शायद इसके ऊपर जवाब देने के लिए हमारे पास संजय अग्रवाल जी से, यानी कि जनरल साहब से बेहतरीन कोई शख्स हो भी नहीं सकता है। जनरल साहब, स्वागत है आपका। पिछले कुछ महीनों से भारत के ऊपर, रादर कुछ वर्षों से कहा जाए तो, आंतरिक सुरक्षा के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। बाहर से भी खतरे बढ़ते जा रहे हैं, चाइना पाकिस्तान बॉर्डर से भी बढ़ रहे हैं। ये किस किस्म का क्वालिटेटिव चेंज, खतरों में जो बदलाव आ रहा है उसमें आप देखते हैं पिछले एक दो साल में, और भारत को किस किस्म की चिंताएं करनी चाहिए? देखिए दिनेश जी, मेरा ये मानना है कि आज के समय में जो भारत के सामने एक बहुत बड़ी समस्या, जैसे आपने कहा, आंतरिक सुरक्षा है। जी। और उसके अंदर जो ये इम्पोर्टेड टेररिज्म या जो बाहर से जो टेररिज्म हमारे कंट्री में आता है, वो जी। एक बहुत बड़ी समस्या है। जी। वो समस्या और ज्यादा इसलिए मुश्किल हो जाती है, ज्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि हम लोगों के पास, हमारे देश में भी उनको सपोर्ट करने वाले लोग भी मिल जाते हैं। जी। तो इस वजह से समस्या हमारे लिए ज्यादा गंभीर हो जाती है। जी। अ, जैसे हम कश्मीर की बात करें, हम लोग ज्यादा, क्योंकि जब जब भी आंतरिक सुरक्षा की बात आती है, सबसे पहले हम कश्मीर की बात ज्यादा करते हैं। जी। ऐसा जी। नहीं है कि बाकी देश में प्रॉब्लम नहीं है। जी। छत्तीसगढ़ में माओइस्ट बहुत ज्यादा हमारी आंतरिक सुरक्षा की समस्या है। जी। तो पर अभी मैं जैसे आपको बताऊं तो जो इम्पोर्टेड टेररिज्म जो हम कहते हैं, वो ज्यादा कश्मीर में ज्यादा आता जी। है। और उसका एक मेन जरिया तो पाकिस्तान है, वो हम सबको मालूम है। जी। दूसरा एक जो कुछ समय में, अभी जो पिछले कुछ समय से जो अभी एकदम से जो एक समस्या दुनिया के सामने आई है, वो अफगानिस्तान को लेकर आई है। जी। जो एक बहुत बड़ा एक इस समय में पूरे दुनिया के लिए एक बहुत ऐसा ऐसा एक समस्या हो गई है कि मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में कोई भी उसको सुलझा ना पाने में अभी अपने को असमर्थ मान रहा है, जिसको भी आप देख। बिल्कुल। उनसे भी हमको इफेक्ट आता है। वहां पर जो हो रहा है उससे भी हमको इफेक्ट आता है। उसके बारे में और थोड़ा विस्तार में बाद में बात करूंगा। जी। जैसा आपने कहा कि जो हमारे देश में इस समय पर हो रहा है, जो बढ़ता जा रहा है, उसका दो तीन रीजन मेन, एक तो है जो मैंने बताया कि पाकिस्तान के थ्रू जो इम्पोर्टेड टेररिज्म आ रहा है। दूसरा है टेक्नोलॉजी, हम जो देख रहे हैं डे बाई डे वो इम्प्रूव हो रही है। जी। टेक्नोलॉजी टेररिस्ट के पास भी इम्प्रूव हो रही है समय जी। के साथ। जी। उनके पास बेटर वेपन्स हैं आज की तारीख में, जो ले रहे हैं। भले ही वो उन्हें कोई दूसरी सरकार दे रही हो या वो पैसे देकर खरीद रहे हो, पर जी। उनके पास वेपन्स बेटर हैं, इक्विपमेंट जी। बेटर है, जी। कम्युनिकेशन सिस्टम्स उनके पास बेटर हैं आज की तारीख में, जी। जिसकी वजह से वो बेटर कॉन्टैक्ट रख सकते हैं लोगों से और ज्यादा बड़ा कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये रीजंस हैं जिसकी वजह से रिसेंट डेज में आप जो देख रहे हैं, थोड़ा ज्यादा कुछ टेररिज्म कुछ अलग तरह का देखने लगा है हम लोगों को। पर साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आई थिंक आवर गवर्नमेंट, हमारी जो सरकार है, इसको बहुत अच्छे से डील कर रही है, जो मुझे लगता है। जी। वी आर वेरी प्रोएक्टिव, और जी। ऐसे ही होना भी चाहिए। जनरल साहब, हमारे यहाँ जो बाहर के दुश्मन हैं वो तो सर्वविदित हैं, सबको पता है कि चाहे वो पश्चिमी दिशा की ओर हो या उत्तर दिशा की ओर हैं। लेकिन कभी कभी इन्हीं दिशाओं से आते हुए जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए, देश के लिए बड़ा खतरा बनते हैं। और ये सारे के सारे नॉन स्टेट एक्टर, जैसे अभी आपने बताया भी कि दे आर मच बेटर नाउ इक्विप्ड, कम्युनिकेशन वाइज, वेपनरी वाइज, या जो भी चीजें हैं। और अभी अमेरिका भी बहुत भारी संख्या में अपने हथियार छोड़ गया है, और जिससे कहीं ना कहीं
इस बात की आशंका पैदा होती है कि उनका इस्तेमाल शायद आज नहीं तो कल भारत की भूमि के खिलाफ भी नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा किया जा सकता है। वो हथियार जो अमेरिका के द्वारा छोड़े गए हैं, वो हमारे लिए आने वाले समय में कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं? देखिए, पहले तो अभी जो हथियार जो अमेरिका छोड़कर गया है, बहुत न्यूज़पेपर्स में भी हर जगह पे उनके फोटोज आ रहे हैं। पहले तो मेरा ये मानना है कि वो हथियार अफगानिस्तान में ज्यादा यूज होंगे अभी, जी, क्योंकि पहले तो अभी जो तालिबान वहां पर है उनको अपना ही वहां पर वर्चस्व अभी पूरा बनाना है, वो भी जी, नहीं हुआ है। अभी भी पॉकेट्स में रेजिस्टेंस है वहां पर। तो अभी उनकी फाइट्स चल रही हैं। तो अभी तो कुछ समय तक तो शायद वो उन हथियारों को, उन व्हीकल्स को, उन कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को, वहां पे हेलीकॉप्टर्स भी हैं, बहुत चीज छोड़कर गए हैं अमेरिकन जाते वक्त में, तो उन जी, चीजों को वो इस्तेमाल करेंगे अपना दबदबा बनाने के लिए अफगानिस्तान। जी, कुछ समय के बाद अगर सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि अफगानिस्तान में या तो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, जी, या इतना ज्यादा कंट्रोल हो गया है कि उनको लग रहा है कि अभी हमें कोई खतरा नहीं है, उस हालत में ये वेपन्स कहीं और भी यूज हो सकते हैं। आपको शायद पहले भी याद होगा, जब पहले तालिबान एक बारी जब जब रशियंस को हटाकर तालिबान आए थे, जी, सडनली 96 में। तालिबान मर्सिनरीज का कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा बाहर के टेररिस्ट आए थे उस टाइम। एक बड़ा इन्फ्लक्स हुआ था उस टाइम पर इन इंडिया। जी, और इसलिए हुआ था, रीजन ये था कि तालिबान वहां पे पावर में आ गया था। एंड तालिबान का, जैसा आपको मालूम है, तालिबान का तो स्टेटेड उनका वो है, स्टेटमेंट उन्होंने दिया हुआ है कि वो कश्मीरी मिलिटेंसी के साथ है। जी, वो तो ओपनली कहते हैं कि हम कश्मीरी मिलिटेंसी के साथ हैं, तो कल को वो डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। जी, वो आज नहीं तो कल होना है, पर उससे पहले यही देखना है हमको कि अफगानिस्तान की सिचुएशन क्या रहती है। जी, आज जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है उसमें अभी महिलाएं भी वहां पर विरोध कर रही हैं, आज की तारीख में काफी चल रहा है। पंजशीर में जो अहमद शाह मसूद के जो बेटे और मतलब और जो वाइस प्रेसिडेंट थे सलेह साहब, वो लोग वहां अभी भी एक्टिव हैं। कितने एक्टिव हैं कितने नहीं है, दिस आर ऑल पेपर न्यूज, वन कांट रियली जी, से 100% जी, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। जी, पर जो जी, सुनने में आ रहा है कि अभी भी वहां पे रेजिस्टेंस पॉकेट्स में है। जी, तो जब तक ये रहेगा तब तक तालिबान के पास समय नहीं है कि वो बाहर देख सके। जी, पर जो चीज हमारे लिए समस्या की है, वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो तालिबान में जो प्रेडोमिनेंट ग्रुप है, हक्कानी ग्रुप जो है, जी, जो सिराजुद्दीन हक्कानी जो हैं, जो हक्कानी ग्रुप के लीडर हैं, उनको इंटीरियर मिनिस्टर बनाया है। और पहले जो उनके ऊपर थोड़ी सी एक लिबरल एक ग्रुप था, मुल्ला बुरादर वाला, जो लगता था कि शायद ये इनको थोड़ा मॉडरेट रखेंगे, वो जी। उनको उन्होंने साइडलाइन कर दिया। ये और बहुत हक्कानी, बड़ा खतरा है जनरल साहब, वहां पे सिराजुद्दीन हक्कानी का आना और तालिबान का ऑलमोस्ट साइडलाइन किए जाना, और साथ में कहीं ना कहीं जो आती हुई खबरें हैं अल कायदा और आईएसकेपी का भी सर उठाना, ये सारे इंडिकेशंस अच्छे इंडिकेशंस नहीं है सर। बिल्कुल नहीं है। और हक्कानी ग्रुप के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि दे आर मोर लाइक कंट्रोल्ड एंड सपोर्टेड बाय पाकिस्तान। आईएसआई। सो हाँ, आईएसआई। तो उसकी वजह से ये हमारे लिए ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। जी, हक्कानी ग्रुप जो पहले भी हक्कानी ग्रुप था जो एक्टिव था। सिराजुद्दीन हक्कानी इज अ वांटेड टेररिस्ट इन बिल्कुल। एंड ही हैज गॉट अ बाउंटी ऑन हिज हेड। पर बिल्कुल। वो शख्स आज इंटीरियर मिनिस्टर है अफगानिस्तान का। जी, तो अफगानिस्तान की हालत हम सब देख रहे हैं, पूरा विश्व देख रहा है हालत, जिस तरह का वहां माहौल है। पर फिर भी हर कोई उनसे एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं पर बात करने की कोशिश कर रहा है कि जी, किसी तरह से इसको कंट्रोल में रखा जाए समस्या। जी, पर मुझे जो लगता है कि ये समस्या इतनी आसानी से कंट्रोल होने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं पर इसमें इम्प्लोजन कुछ एक होगा, एक जी, ऐसा होगा कि या तो, जैसा मैं कह रहा हूँ कि या तो आपस में इनमें झगड़े इतने बढ़ जाएंगे कि जिसकी जी, वजह से कंट्रोल नहीं हो पाएगा, और फिर पाकिस्तान इन्वॉल्व हो जाएगा, और हो सकता है कोई और कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो जाए, और ये प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी बन जाएगी। अगर ऐसा होता है तो इम्प्लोजन उसमें, मुझे जो लगता है आज की तारीख में, देखिए, अब रशिया ने भी अपना ट्राई कर लिया अफगानिस्तान को कंट्रोल करने का, अमेरिका ने भी ट्राई कर लिया कंट्रोल करने का। टू सुपर पावर्स हैव ट्राइड टू कंट्रोल बाय फोर्स, बाय कीपिंग द फोर्स देयर। वहां पे उनके पहले रशिया के लोग रहे बहुत समय तक, यूएस के, फिर अमेरिका के रहे, पर यह समस्या खत्म नहीं हुई। उनके जाते ही फिर से वो तालिबान उठकर आ गए हैं। इसी तालिबान को पहले अमेरिका ने सपोर्ट करा था, अब वही तालिबान अमेरिका के खिलाफ। जी, तो ये जो समस्या है, ये किसी एक कंट्री के कंट्रोल से नहीं होगी,
या तो हम ये यूएन स्पॉन्सर्ड कुछ यहाँ पर एक ऐसा लाएं, कोई सिस्टम हो जिससे इनको हम कंट्रोल कर सकें। अब यूएन कितना इसमें कर पाएगी, क्या यूएन सब इकट्ठा हो पाएंगे, क्योंकि यूएन के अंदर भी चाइना के अपने इंडिया हमेशा, मतलब इंडिया जो है एक अच्छा फ्रेंड रहा है अफगानिस्तान के लिए जी। जो अफगानिस्तान के लीडर्स हैं वो हमेशा मानते रहे हैं कि इंडिया हमारा एक अच्छा दोस्त जी। ये जो ग्रुप है, हक्कानी ग्रुप है, ये क्योंकि पाकिस्तान से सपोर्ट लेता है तो ये हमेशा एंटी इंडिया और वो कंट्रोल कर रहा है। तो आज की तारीख में जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल 100% आज नहीं तो कल ये हमारी समस्या बनने वाली है। बिल्कुल आपने सही कहा, और खास तौर से दो मेजर लीडर जो तालिबान के थे, एक तो मुल्ला बरादर जो कंधार चले गए हैं और मारपीट हुई है, जो अमेरिकन एजेंसीज की रिपोर्ट आई है कि वहां गोलीबारी भी हुई है अंदर, जब उनकी हक्कानी ग्रुप और मुल्ला बरादर की झड़प हुई है। और खास तौर से उनके जो धर्म गुरु थे हैबतुल्ला अख्तजादा, वो भी कंधार साइड में, उनको भी कोई पद कहीं मिलता हुआ नजर आता नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी सत्ता ले दे के हक्कानी ग्रुप के पास आ चुकी है इस समय, और तालिबान भी एक किस्म से साइडलाइन कर दिया गया पाकिस्तान और आईएसआई के द्वारा मिलजुल कर। इस खतरे को दुनिया महसूस तो कर रही है, लेकिन भारत में इसका बड़ा खतरा कश्मीर वैली के अंदर महसूस किया जा रहा है। शायद यही कारण था कि भारत सरकार ने भी उसके लिए एक पॉलिटिकल प्रोसेस वहां पे स्टार्ट किया, वहां के जो लीडरान हैं उनके साथ में। खतरे तो बहुत बड़े हैं, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। भारत के लिए ये चुनौती कश्मीर के अंदर कितनी बड़ी हो सकती है जनरल साहब, और कैसे भारत को उसके लिए तैयारी करनी चाहिए? देखिए, कश्मीर अभी 1989 से टेररिज्म को फेस कर रहा है जी। मैं 1989 में जब विंटर्स ऑफ 1989 जब थी, जब टेररिज्म वहां पर एकदम से पीक पर आया था, उस समय मैं वहीं पोस्टेड था जी। और उसके बाद फिर समय के साथ साथ वहां जाते रहे, देखते रहे क्या हो रहा है जी। कश्मीर के अंदर। जो हमने अभी करा है, जो इंडिया ने करा है, 370 को हटाकर जो हम लोगों ने यूनियन टेरिटरीज बनाई हैं, काफी विकास हम वहां करने की कोशिश कर रहे हैं जी। ये एक हार्ट एंड माइंड जीतने के लिए जो हम करना चाह रहे हैं कश्मीरियों का, वो हम कर रहे हैं जी। और कहीं ना कहीं पर उसके फल भी मिलेंगे जी। ये मेरा मानना है, उसके फल मिलेंगे। पर इन द शॉर्ट टर्म जो अभी आज की तारीख में है, आज की तारीख में भी वहां पे बहुत लोग हैं जो इन ग्रुप्स को, टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं जी। उनको भले हम ओवरग्राउंड वर्कर्स, OGWs बोलते हैं, जो ऊपर रहकर, धरती से ऊपर रहकर सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ हैं जो अंडरग्राउंड सपोर्ट करते हैं, हर तरह की सपोर्ट देने वाले वहां पर लोग हैं और ये सबको मालूम है। और इस सपोर्ट को रोकने के लिए, मतलब मेरा ये मानना है कि सबसे पहला स्टेप तो होना चाहिए, हमें अपना इंटेलिजेंस सेटअप हैज टू बी वेरी गुड। वो हम, आई एम श्योर, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हमारी सरकार उसके लिए काफी कुछ कर रही है, मुझे लगता है कि सरकार उसके ऊपर बहुत जोर दे रही है जी। और कई जगहों पर हम लोगों को पकड़ रहे हैं, टेररिस्ट को, उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो ये एक्शन हो रहा है जी। मैं मानता हूँ ये एक अच्छा एक्शन हो रहा है जी। पर साथ साथ मेरा जो मानना है, जो मेरा पर्सनल बिलीफ रहा है, जब से मैं कश्मीर में रहा हूँ या जब से मैं कोई भी मिलिट्री लिटरेचर पढ़ता हूँ, द बेस्ट वे टू कंट्रोल अ टेररिस्ट इज बाय टेरराइजिंग हिम। जब तक उसको इस बात का डर ना हो कि मेरे खिलाफ कोई कुछ एक्शन ले लेगा, तब तक वो डरेगा नहीं, तब तक वो कुछ भी करता रहेगा। अभी तो उसको इतना वहां से मोटिवेट करके भेजते हैं, उसको इंडोक्ट्रिनेट करके भेजते हैं कि तुम जाओ, तुम शहादत करो, तुमको स्वर्ग में अपने जाओगे, वहां पर 72 हूर मिलेंगी या ये होगा, जो भी कुछ उनको मोटिवेट करके इंडोक्ट्रिनेट करके भेजते हैं। पर अगर उनको ये डर हो कहीं पर कि भाई मैं बचूंगा नहीं, मैं जाऊंगा तो, और साथ साथ मेरे अलावा आस पड़ोस के जो लोग मेरे लोग हैं वो भी नहीं बचेंगे। एक उसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था जो बालाकोट में हमने करा, जो बहुत अच्छा किया हमने, उससे काफी समय तक इन लोगों को डर रहा कि देखो भाई अभी ये क्रॉस बॉर्डर आकर भी हमको मार सकते हैं जी, जो पहले हमने कभी नहीं किया जी। तो हमको कहीं ना कहीं पर इनको जो टेररिस्ट हैं और इनके जो हैंडलर्स हैं, उनको ये डर होना चाहिए कि भाई हमारे खिलाफ एक्शन हो सकता है। नहीं तो जो हैंडलर उनके पाकिस्तान में बैठे हैं, वो बड़े मजे से बैठे हैं कि हमने तो भाई 10 लोगों को भेज दिया, 10 लोग मर जाएंगे, बड़ा धमाका कर देंगे, 100-200 लोगों को हिंदुस्तान में मार देंगे और हमारी तो बहुत पब्लिसिटी हो जाएगी। पर जब उनको लगेगा कि हमारे खिलाफ एक्शन हो रहा है तो फिर घबराएंगे। ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक आखिरी सवाल पे आते हैं सर। हाँ जी। मुद्दा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का। सॉरी? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी ऑफ चाइना। चाइना हाँ ने जो भारत को चारों साइड से घेरना शुरू कर दिया है। हाँ जी, हाँ जी। अब
म्यांमार भी उनके पास चला गया, पार्टली बांग्लादेश भी, श्रीलंका तो हम्बन टोटा पूरा चला गया, उधर से पाकिस्तान है। अब बचा बचाया देखा जाए तो थोड़ा सा नजदीकी पड़ोसी अफगानिस्तान था, वो भी उनके कब्जे में जाता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल काफी हद तक पाक चाइना की गोद में चला गया था। चीजें पड़ोसी देशों में मुझे लगता है वहां से जो चुनौतियां निकल कर आ रही हैं, खास तौर से चाइना की वजह से, ये चुनौतियां जनरल साहब बढ़ गई हैं, अभी कम नहीं हो रही हैं, खतरे बढ़ रहे हैं यहाँ पर। देखिए, ये तो आज से बहुत समय पहले जॉर्ज फर्नांडिस जब रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा था मेरा शत्रु पाकिस्तान नहीं है, मैं देख रहा हूं लॉन्ग टर्म चाइना की तरफ। तब से हम लोग जानते हैं कि अल्टीमेटली वी हैव टू फेस चाइना। पाकिस्तान समय के साथ इनकॉन्सिक्वेंशियल हो गया। पाकिस्तान की ना इकोनॉमी इस लायक है कि वो कुछ सपोर्ट कर सके किसी को, इस लायक, और समय के साथ साथ वो इट विल बिकम अ रोग स्टेट। यस यस, क्योंकि अफगानिस्तान को कंट्रोल करने में वो उनकी आधी हालत खत्म हो जाएगी। तो पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचता हूँ। पाकिस्तान इज अ वेरी टेम्परेरी शॉर्ट टर्म। हमारी समस्या चाइना के साथ, और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो उन्होंने बनाई है थ्योरी है कि इंडिया के आसपास जितने भी नेबरिंग नेशन है उनमें अपना हम कुछ ले आए जिससे इंडिया के ऊपर हम प्रेशर डाल सकें। पर मुझे खुशी है कि हमारे देश आज की तारीख में उनसे बढ़कर सोच रहा है। कहीं पर हम लोग बहुत ऐसे काम कर रहे हैं जिससे शायद चाइना का इफेक्ट कम हो। उसमें सबसे बड़ा जो एक हमने करा है वो है हमने क्वाड को ज्वाइन करा। अभी मेरा ये मानना है कि अगर चाइना को कोई चैलेंज कर सकता है इन द सीज अराउंड चाइना एंड अराउंड इंडिया, दीज आर द कंट्रीज। जापान है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे हम हैं, तीन हम यहाँ पे मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, और ऊपर से अमेरिका हमारे को सपोर्ट करे। तो अगर हम ये करते हैं तो शायद कहीं पर चाइना, और इसीलिए चाइना थोड़ा सा क्वाड से नाराज है। आप चाइना के स्टेटमेंट्स भी देखेंगे, बहुत सारे क्वाड के बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे, वो ये गलत है, वो गलत है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इंडिया ने जैसे समय के साथ, हम दो मेजर ग्रुपिंग्स में थे, एक क्वाड और एक ब्रिक्स। ब्रिक्स वाज वेयर चाइना आल्सो वाज देयर, रशिया आल्सो वाज देयर। हम भी थे, साउथ अफ्रीका था, ब्राजील था। इट वाज अ इनिशियल दिस थिंग वी हैड डन। पर अब जो हमने क्वाड करा है, इसमें हमने चाइना को साइडलाइन कर, चाइना इसमें नहीं। रादर क्वाड इज देयर टू कंट्रोल द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज ऑफ चाइना इन सीज। क्योंकि चाइना जो कर रहा है वो ये कर रहा है, उनका, चाइना का तो ये मानना है कि जो भी कुछ हमारे साउथ चाइना सी में चाइना है तो मेरा कंट्रोल है। ऐसा तो नहीं हो सकता। साउथ चाइना सी में इतने नेबरिंग कंट्रीज हैं, एक तरफ से लेकर इतनी कंट्रीज हैं जो उसमें साउथ चाइना सी में जिनके बॉर्डर्स हैं, वो सब कंट्रीज का टेरिटोरियल वहां पर उनका राइट होता है ऑन द सी, बट चाइना कहता नहीं मेरा राइट है। तो कहीं ना कहीं पर उसको कंट्रोल करने के लिए हमने जो क्वाड ज्वाइन करा है, मैं समझता हूँ अच्छा किया है। इंडिया की लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग रशिया के साथ आज भी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि रशिया से हमारा कोई दूर हो गया है। रशिया थोड़ा नाराज रहा है रिसेंटली इंडिया से, शायद इसलिए क्योंकि हम अमेरिका के थोड़ा ज्यादा नजदीक होने की कोशिश कर रहे थे फॉर व्हाट एवर रीजंस। एंड पर रशिया से भी हमारे रिलेशंस कभी खराब नहीं हुए। आज भी हमारे लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप उनके साथ हैं। और मेरा ये मानना है कि इंडिया की पॉलिसी बेस्ट पॉलिसी है हेजिंग पॉलिसी, विच आई से hedging is where you are hedging between major nations and those nations, both of them feel that they can't do without you. So today अमेरिका को भी लगता है कि without India they cannot do anything in Asia. रशिया को भी मालूम है कि बिना इंडिया के एशिया में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं पर चाइना को भी मालूम है कि इंडिया के अलावा कोई उनका क्रेडिबल ऑपोजिशन है ही नहीं। इसी मुद्दे के साथ कल दो मुद्दे निकले जहां पे एक नेटो कंट्री, आपका रादर कहा जाए तो P5 कंट्री फ्रांस जो था, वो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से बहुत नाराज नजर आया है। और फ्रांस ने तो अपना एम्बेसडर भी कॉल किया है। ये फैसला अमेरिका का ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन देने का, इक्विप करने का, ये फैसला बहुत सारे देशों के गले नहीं उतर रहा है। इवन न्यूजीलैंड के गले नहीं उतर रहा है सर, और फ्रांस के गले भी नहीं उतर रहा है। और कहीं ना कहीं इससे गलतफहमियां पैदा हो रही हैं। और एक मुद्दा और निकल कर कल आया, क्योंकि मैं इकोनॉमी से हमेशा रिलेटेड रहा, सरकार में उसी विभागों से जुड़ा रहा। चाइना हैज फर्स्ट टाइम अप्लाइड फॉर ज्वाइनिंग ए ट्रेड ब्लॉक ऑफ यूएसए CPTPP। ये एक ऐसा मुद्दा निकल कर आ गया वहां पर। मैं भी देखकर हैरान हो गया कि चाइना फ्लोटेड तो RCEP था जिसमें इंडिया विड्रॉ किया बाद में, खैर वो अलग मुद्दा है। लेकिन CPTPP के अंदर चाइना का अप्लाई करना नहीं समझ आया।
पर हाँ, फ्रांस का एक्शन समझ आ रहा है लोगों को, इसके ऊपर कोई दो टिप्पणी देखिए, करना फ्रांस तो चाहे जो तो। कह रहा है दैट्स मोर ऑफ अ कमर्शियल, आई पर्सनली फील। फ्रांस उनको बेचने वाले थे सबमरीन, उन्होंने इनसे ले ली है। अभी अमेरिका आज की तारीख में थोड़ा सा क्रॉस रोड्स पर है, देखिए जो मेरा मानना है। रीगन के टाइम में, नॉट रीगन सॉरी, ट्रम्प के टाइम में थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। ट्रम्प वाज अ वेरी, ही हैड वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी चाइना पॉलिसीज। जो बाइडेन के साथ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर लकीली फॉर अस, इंडिया के लिए अभी भी दे आर मेकिंग ऑल द राइट नॉइजेस। दे आर स्टिल सेइंग दैट वी डोंट वांट टू, चाइना ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। दे आर नॉट, जैसा हम लोगों को पहले डर था शायद कि जब ये सरकार आएगी तो दे में बी मोर प्रो चाइना, तो ऐसा नहीं हुआ। कहीं पर ये डर था हम हिंदुस्तानियों के मन में, इंडियंस के मन में, कि जो बाइडेन, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी वो शायद जो ट्रंप ने करा था उसको रिवर्स कर देगी। ऐसा नहीं हुआ। आज भी वो लोग ऑन द फेस ऑफ इट दे आर सेइंग दैट चाइना इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। ऊपर से उन्होंने ये भी जो करा है, ये तो जो सबमरीन वाला है, ये आई थिंक इट इज मोर ऑफ अ कमर्शियल इशू। न्यूजीलैंड को बुरा लग रहा है क्योंकि न्यूजीलैंड इज बीन लाइक अ यंगर ब्रदर, अ स्मॉल ब्रदर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बट न्यूजीलैंड एक्चुअली अगर आप देखें तो एक्सेप्ट the population of New Zealand is so less, they have got hardly any army to talk of. Australia is a much bigger brother. It is like America and Mexico, something like that. So I don't think that should be very much. Till the time Quad is being strengthened, I am very happy. मेरा अपना पर्सनली मानना है। मे बी जियो पॉलिटिक्स में जैसा आप कह रहे हैं, देयर आर कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, नेटो कंट्रीज आर नॉट वेरी हैप्पी, बट कहीं ना कहीं पर ऑस्ट्रेलिया अगर आज की तारीख में स्ट्रेंथन होता है तो हमको तो फायदा है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शक मित्रों, मुद्दे तो बहुत है, लेकिन क्या समय की बाध्यता होती है, मेहमानों के समय की जो बाध्यता है उसकी भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, चैनल के समय की बाध्यता है। लेकिन दो तीन मुद्दे ऐसे थे जिनके ऊपर शायद हम आने वाले जो एपिसोड्स होंगे उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अमेरिका चाइना को काफी हद तक आइसोलेट करना चाहता है, ईयू भी करना चाहता है, लेकिन अगर आप ट्रेड फ्रंट पर जाके देखें तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। वहां पे चाइना इज द बिगेस्ट पार्टनर ऑफ द अमेरिका एंड ईयू, और पिछले 3 महीने के अंदर उनका ट्रेड अमेरिका के साथ बढ़ गया। और ईयू, जो कि शायद चाइना का बहुत विरोध करता था, ईयू हैज एंटर्ड इनटू अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद चाइना। तो आप सोचिए, दुनिया में जो कहा जा रहा है वो किया नहीं जा रहा है। अमेरिका भी जो कह रहा है चाइना को आइसोलेट करने के लिए, वो बिल्कुल ट्रेड फ्रंट पे उसका उल्टा कर रहा है। ये एक पैराडॉक्स है। अगर दर्शक इस पैराडॉक्स को समझ सके तो समझे इस पहेली के अंदर क्या है, क्योंकि विदेश नीति क्या आप जो कह कही रहे हैं जाती दिनेश है। जी बिल्कुल सही है। मैं भी आपकी बात से 100% सहमत हूं कि अमेरिका जो कहता है, मैंने इसलिए कहा था ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट अमेरिका इज अपोजिंग, बट आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। जर्मनी हैज बीन सपोर्टिंग चाइना सो वॉसिफरसली। सो यूज में मतलब इकोनॉमिक कंसर्न्स कहीं ना कहीं पर वो बाकी सबके ऊपर हावी हो ही जाती हैं, और वो इतना क्लियरली पता नहीं लगता है, वो अंडर चलता रहता है। जैसे आप लोग जो इससे डील करते हैं, आप ज्यादा जानते हैं कि कहीं ना कहीं पर तो इकोनॉमिकली ऑल दिस कंट्रीज आर एंगेजिंग विद चाइना अ लॉट, बिकॉज चाइना हैज दैट सॉर्ट ऑफ कैपेसिटी टू गेट इनटू ट्रेड विद पीपल। पर वहां पर हमको कहीं ना कहीं इंडिया को वी हैव टू मेक आवरसेल्व्स इक्वली अट्रैक्टिव टू दीज कंट्रीज, टू मे बी कहीं हम थोड़ा चाइना का जहाँ पे हम प्रभुत्व है जो कम कर सकते हैं। ये मेरा मानना है। बिल्कुल आपने सही कहा। और चाइना, मैं हमेशा अपने एपिसोड्स में एक बात कहता हूं कि दुनिया की एकमात्र बड़ी दुकान चाइना है और कोई नहीं है। 28% का वर्ल्ड ट्रेड उनके पास है। 2050 का उनका टारगेट 42% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड हासिल करने का है, टेक्नोलॉजी के आधार पर और साथ में मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर। भारत उसके मुकाबले अभी शायद कई दशक लगेंगे जो शायद वहां तक जा पाए, क्योंकि इंडिया टेक्नोलॉजी में अभी भी बिल्कुल पर दिनेश जी मैं एक बात कहूंगा यहाँ पर, जो बात मैंने फील करी, अफ्रीकन कंट्रीज में इंडियंस को हमेशा फ्रेंड्स की तरह से मानते हैं, चाइना को हमेशा रूलर्स की तरह मानते हैं। आप कहीं भी जाइए, इंडियंस जहां पर गए हैं वहां पर उनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। कहीं पर जाकर हमने अपना दबाव डालने की कोशिश नहीं करी वहां के लोगों पर। चाइना जहां भी जाता है, जहां भी जाके इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर वो उस कंट्री को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक चीज है जो शायद वर्ल्ड धीरे धीरे देखेगा, समझेगा। मेरी उम्मीद है कि शायद कहीं पर लोगों को दिखाई पड़ेगा कि हाँ, इंडिया इज अ बेटर पार्टनर।
अगर वो होता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। हम खुद चाहते हैं और मैंने बहुत एपिसोड्स किए कि लेट इंडिया कम आउट एंड पुट सम प्रोडक्ट्स ऑन द वर्ल्ड शेल्फ सो दैट दे कैन बाई, Absolutely. अनलेस वी पुट ए tangible product on the shelf of the world, people will remain away as far as trade is concerned. खैर, Absolutely. इसी वार्ता के साथ हम विराम लेंगे और जनरल साहब का करेंगे शुक्रिया अदा कि उन्होंने बहुत कीमती विचार हमारे सामने, दर्शकों के सामने रखे और साथ में अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। जनरल साहब, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू सो मच दिनेश जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, मैं कुछ कह सकूं, अपना विचार रख सकूं। एंड लाइक आई सेड कि दीज आर माय पर्सनल व्यूज, व्हाट आई फील अबाउट द सिचुएशन इन द वर्ल्ड, बिल्कुल जो मैं समझता हूं। थैंक यू। दर्शक मित्रों, दीजिएगा आज्ञा, जल्दी मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। इसी चैनल पर जाइएगा कहीं नहीं, हम वापस आएंगे बहुत जल्दी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।